गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं ब्रजेश कुमार, स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, ब्लॉक अटेली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो जैसा कि घर से पढ़ो कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग वीडियो लेकर के आते हैं, तो उसी क्रम में मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि हमारी सामाजिक विज्ञान की पृथ्वी हमारा आवास एक पुस्तक है। इसमें इसका लेसन है दूसरा, उसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो मैंने इससे जो पहली वीडियो थी उसमें अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था, ग्लोब की सहायता से बताया था। और आज हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो जैसे पहले मैंने बता ही दिया था कि हमारी अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। इसमें भी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, और मैंने ये भी बताया था कि हमारा ये उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। और इसमें हमारे उत्तरी अक्षांश में कौन सी रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, ये होती है कर्क रेखा। और जो हमारा दक्षिणी अक्षांश है उसमें 23.5 अंश पर होती है मकर रेखा। ठीक है, ऐसे ही जब आगे जाते हैं 66.5 डिग्री पर, तो ये कौन सी रेखा होती है उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश ध्रुववृत्त, और ये होती है दक्षिणी ध्रुववृत्त उसी डिग्री पर, यानी 66.5 पर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। और आज हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखाएं होती क्या है? देखो, किसी भी स्थान की स्थिति उसको बताने के लिए जरूरी होता है कि उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त, ठीक है, कुछ और जो चीज़ें हैं वो भी हमें जानना जरूरी होती हैं। ठीक है, तो जानकारी जैसे कि देशांतर वगैरह के बारे में जानकारी। क्योंकि जैसे जो उत्तरी अक्षांश है उसका जो डिग्री कितनी है, मान लो 23 डिग्री पर है वो स्थान, और इस पे देशांतर पे 90 डिग्री पर है, तो हमें ज्ञात होगा कि यहाँ कौन सा स्थान है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया हमारा देखिए मॉरिशस वो है द्वीप, ठीक है, और हिंद महासागर में, और ऐसे ही प्रशांत महासागर में कौन सा, टोंगा द्वीप है। लेकिन क्या है, दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री पर स्थित है। लेकिन उनकी जो सही स्थिति है उसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव को जो जोड़ने वाली संदर्भ रेखा है उनको भी हमें पता लगाना होगा। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। और ये जो रेखाएं हैं ये अर्धवृत्त बनाती हैं। जैसे हमारा जो अक्षांश वाली रेखाएं हैं ये एक पूर्ण वृत्त बनाती हैं, काफ़ी दीर्घ वृत्ताकार आकृति होती है इसकी। ठीक है, लेकिन जो हमारी ये देशांतर रेखाएं हैं ये अर्धवृत्त बनाती हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होकर के और ये दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। तो यानी ये इस प्रकार से यहाँ से इतना अर्धवृत्त ही ये बनाती है। अगर ये मान लो पूरी यूं करके गोल घूम जाती तो ये फिर वृत्ताकार हो जाती, लेकिन अभी ये अर्धवृत्त ही बनाती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और बड़ी रोचक होती है कि इनकी जो लंबाई है वो सभी की रेखाओं की लंबाई समान है, जबकि इनमें अक्षांश रेखाओं में ऐसा नहीं होता। इनका जो ये विषुवत रेखा के जो पास का पहला अक्षांश वृत्त है ये थोड़ा बड़ा होगा आकार में, और जैसे जैसे हम ध्रुव की साइड चलते चले जाएंगे तो इनका आकार वैसे वैसे छोटा होता चला जाता है, चाहे हम उत्तरी अक्षांश की बात करें या फिर दक्षिणी अक्षांश की बात करें। जबकि ये जो रेखाएं हैं, आप किसी भी रेखा को ले लें देशांतर, ये सारी ही रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। हाँ, इनमें एक चीज़ होती है कि ये जब यहाँ से स्टार्ट होकर के और यहाँ बीच में कहाँ विषुवत रेखा पर आती हैं, तो ये जो दो रेखाएं यहाँ से चली
ऐसे करके। तो इनकी सबसे ज़्यादा इन दोनों के बीच में जो जगह है, जो चौड़ाई है, वो कहाँ होगी, ये इस पे विषुवत रेखा पे। उसके बाद इनकी चौड़ाई धीरे 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 जब ये ध्रुव के पास आती है, चाहे दक्षिण ध्रुव के पास आए या उत्तरी ध्रुव के पास आए, तो इनकी जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो इन देशांतर रेखाओं में एक प्रमुख रेखा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रमुख याम्योत्तर रेखा। वो कौन सी है, वो 0 डिग्री देशांतर पर है। हमारा 0 डिग्री देशांतर, इसमें ये यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये, जो उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती है और कहाँ, दक्षिणी ध्रुव में मिलती है। इससे अगर हम पूर्व साइड में जाएंगे तो भी ये 180 अंश तक जाएंगी रेखाएं। यानी पहली जो देशांतर रेखा आएगी वो 15 डिग्री पे आएगी, उसके बाद 30, उसके बाद 45, ऐसे फिर 60। यानी हर 15 डिग्री पर हमने इसमें एक रेखा मानी है देशांतर। ऐसे करके 180 अंश तक पूर्व में, और ऐसे ही 180 डिग्री तक पश्चिम में ये देशांतर रेखाएं जाती हैं। और इसमें एक रोचक तथ्य ये भी है कि जो लास्ट वाली 180 डिग्री रेखा है, चाहे आप पूर्व साइड से जाएं या पश्चिम दिशा से जाएं, तो वो जो रेखा है वो दोनों की एक ही होगी, 180 डिग्री वाली, वो दोनों की अलग अलग नहीं होगी। यानी वो मिल जाती है, एक ही रेखा होती है, ठीक है। और इसमें हमें पूरब और पश्चिम का कैसे पता होगा, तो इसके लिए प्रत्येक ग्लोब में मतलब एक दिशा सूचक, दिशा के लिए यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है कि जैसे इसमें भी दे रखा है, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। इसी से हम पता लगाते हैं कि हमारे ग्लोब में कौन सी दिशा उत्तर है, कौन सी दक्षिण है, कौन सी पूर्व है, कौन सी पश्चिम है। तो जैसा कि प्रमुख रेखा एक अक्षांश में कौन सी होती है, विषुवत रेखा होती है, और देशांतर में 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो प्रमुख रेखा है। इसी से हम अक्षांश रेखाओं का और देशांतर रेखाओं की जो अंश है या डिग्री है कि कौन सी डिग्री पर कौन सी रेखा स्थित है, उसका पता लगाते हैं। ये जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, तो हमारी कहना चाहिए इसको, ग्लोब को या पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं। जैसे कि यदि हम 0 देशांतर रेखा से पूर्व साइड का जो हिस्सा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध। यानी ये गोला है, इसका हमने इसको आधा हिस्सा मान लिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध है। ऐसे जो ये इधर का आधा हिस्सा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। यानी ये देशांतर रेखाएं क्या है, इस पूरे गोले को आधे आधे भाग में बांटती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। ऐसे ही हम इन रेखाओं की सहायता से ही किसी भी स्थान का, स्थिति का सही पता लगाते हैं। जैसे कि हमारे असम में एक धुबरी स्थान है, तो वो क्या है, उत्तरी अक्षांश में 26 डिग्री पर है, और जो देशांतर रेखा है उसका उसमें 90 डिग्री पर है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ग्लोब में, ये इस विषुवत रेखा से इस तरफ जब ऊपर की साइड जाएंगे तो हमारा उत्तरी अक्षांश आ जाता है। तो ये यहाँ पे ये रेखा है 23.5 डिग्री वाली, इससे ऊपर यानी यहाँ 26 डिग्री पर। ऐसे ही देशांतर रेखा का जो 90 अंश है वो ये है। तो जहाँ पर ये देशांतर रेखा और ये अक्षांश रेखा एक दूसरे को काटेंगी, 26 अक्षांश उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री और 90 डिग्री देशांतर, तो ये जो स्थान है हमारा, ये वो स्थान होगा जिसका हमने ये बताया कि ये स्थान इतने डिग्री और इतने अक्षांश और इतने देशांतर पे है। यानी धुबरी हमारे असम में है, तो ये देखो इंडिया का पूर्वोत्तर राज्य असम है, तो यहाँ पर धुबरी स्थान होगा। तो इस प्रकार से हम जो और भी जितने भी अन्य स्थान हैं उनका पता हम इन रेखाओं के माध्यम से ही लगा सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने ये
बताया कि देशांतर रेखा के माध्यम से हम कैसे पता लगाते हैं किसी स्थान का, वैसे ही अब हमें ज़रूरत होती है किसकी, समय की। तो समय को किसके माध्यम से पता लगाया जाता है, समय के लिए भी हम इसमें जो ये एक ग्रीनिच रेखा है जो कि ब्रिटिश राज के वेधशाला पर स्थित है, ये तो इसको हमने एक प्रमुख यामोत्तर रेखा माना है। ठीक है, इसी से हमें समय का पता चलता है। जैसे समय को मापने का सबसे अच्छा साधन कौन सा होता है, जो हमारे ग्रह होते हैं उनकी गति। तो सूर्योदय कैसे, पूरी रोजाना सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। ठीक है, तो पूरे विश्व में इसी के माध्यम से समय का निर्धारण होता है। तो जैसे हमारी ये समय को मापने के लिए क्या होता है कि सूर्य ये अपने जो इसका अक्ष होता है यहाँ पे, तो इसमें अपने अक्ष पर 24 घंटे में, ठीक है, 360 डिग्री ये घूमती है। जब ये इस पे अपने अक्ष पे घूमेगी तो मान लो सूर्य इधर है, क्योंकि हमारी तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। मान लो इधर से सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य की तरफ से ये ऐसे घूमेगी, तो जहाँ जहाँ इसकी रोशनी पड़ेगी वहाँ वहाँ दिन होएगा, और पीछे है वहाँ रात होएगी। ठीक है, तो ये हमारी देशांतर रेखा भी इसके साथ घूमते तो ये बदलती रहती है। इसलिए सबने अपने देश में समय को मापने के लिए एक ग्रीनिच रेखा को मुख्य रेखा माना, और उसके आधार पर सभी ने समय को माना। जैसे कि क्या है, 360 डिग्री 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमी, 15 डिग्री, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमी। ऐसे ही जो ग्रीनिच रेखा है, तो उससे जो पूर्व साइड में होंगे जितने भी देश, तो उनका समय पीछे की तरफ होगा, और जो पश्चिम साइड में उनका समय आगे की तरफ होगा। तो जितनी भी हमारी अलग अलग यामोत्तर रेखा हैं या उन पर स्थित जितने भी स्थान हैं, तो उनके जो स्थानीय समय हैं उनमें सभी में अंतर होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि जो हमारे देशांतर हैं उनसे होकर जो रेखाएं गुजरती हैं, जैसे मान लिया हमारे भारत में कुछ गाड़ियां, जो ट्रेन की गाड़ी गुजरती है, मान लो असम से डिब्रूगढ़ की, या फिर गुजरात में द्वारका, तो इनका जो स्थानीय समय है उसमें लगभग कितना, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। लेकिन चूंकि अब ये दोनों स्थान एक ही देश में हैं, तो इसलिए फिर हमें दिक्कत होती कि भाई वहाँ के समय में अंतर और वहाँ के समय में अंतर। तो हम लोगों ने क्या करा कि भारत के जो एक उसको स्थानीय जो एक उसका मानक मान लिया, कितना, 42, जो देशांतर रेखा है उस पर 82 सही 1/2 यानी 82.5 डिग्री अंश पर हमने भारत का एक मानक समय मान लिया। ठीक है, यानी उस रेखा पर जो समय होगा उसके अनुसार ही पूरे भारत का समय माना जाएगा, क्योंकि वो लगभग भारत के बीच में वो रेखा आती है। मैं एक दूसरा आपको चित्र के माध्यम से भी बताता हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे ये ऐसे करके, ठीक है, यानी जो भारत हमारा है वो इस ग्लोब में कितना, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होकर, ये दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे 70, यानी 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है, और कितना, 97 डिग्री ये यहाँ तक इसमें समाप्त हो जाता है। तो हमने मानक समय मानने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी इन दोनों के बीच की एक रेखा है उसको हम एक मानक यामोत्तर रेखा मान लेंगे, यानी 82.5 डिग्री, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, भारत का मानक समय है। इसके अनुसार ही हमारे संपूर्ण भारत का समय माना जाता है। ऐसे ही यदि हम अपने भारत के समय की तुलना किससे, लंदन से करें, तो हमारा कम से कम 5 घंटा 30 मिनट यहाँ का समय वहाँ से आगे है। क्यों? क्योंकि भारत ग्रीनिच रेखा के 82
82.5 डिग्री जो पूर्व स्थित हमारा जो मानक समय है हम उसके अनुसार चलते हैं, और वो उतना हमसे पीछे हैं, तो हम कितना 5.5 घंटा उनसे आगे हैं, या हमसे भी इस तरफ, हमसे भी इस साइड में, ठीक है, जो देश आगे होंगे तो उनका समय हमसे भी आगे होगा, और जो ग्रीनिच रेखा से पीछे की साइड होंगे तो उनका समय और पीछे होगा। तो आज हमने जाना कि जो अक्षांश हैं या जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं इनका कितना महत्व होता है, ठीक है, किसी भी स्थान को बताने के लिए या फिर समय को बताने के लिए। तो बच्चों घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।